फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो चलिए इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी मंगनी हो गई है। फातिमा ने हैरानी से आंखें फाड़े उसको देख रही थी। वो जो अपनी उंगली में मौजूद सदाम की पहनाई गई अंगूठी को बहुत ही गौर से देख रही थी, जिस पर अरबी पर कुछ लिखा हुआ था जो कि उसकी समझ से बाहर था। हैरानी की बात यह थी कि अंगूठी उसकी उंगली में बिल्कुल फिट थी। इन दोनों की उंगलियों का साइज एक जैसा तो नहीं हो सकता, फिर कैसे? लगता तो ऐसा ही है। अंगूठी को उंगली से निकाल कर टेबल पर रखकर बोली और नजरें फेर ली। वो एक सेकंड भी इस अंगूठी को देखना नहीं चाहते थे। कितनी अजीब बात है, एक सरदार होकर उसने ऐसे मंगनी की। कपड़े तय करती हुई वो अभी हैरान थी। उसकी बात नजरअंदाज करते हुए मायसा आगे बढ़कर कपड़े तय करने में उसकी मदद करने लगे। शादी की क्या खबर है, कब होगी, कैसे होगी, क्या मैं ये जानने का हक रखती हूँ? फातिमा मुंह बनाकर बोली, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, वरना इसके बारे में कुछ सोचना चाहती हूँ। प्लीज तुम अपने ये सारे सवालात उसके सामने पेश करो। बेजारी से कहती हुई वो बेड पर लेट गई। उसका सर बुरी तरह से दुख रहा था। उसका दिमाग एक ही चस्के इर्द गिर्द घूम रहा था। उसी पर आकर रुक जाता। सदाम जहांगीर शाह, जालिम सदाम, हैंडसम सदाम, दरिंदा सदाम, दिलकश सदाम, बुरा सदाम, अजीब सदाम, खूबसूरत सदाम, हर चीज पर अकादा सदाम, बेसुगुन खुशबू का मालिक सदाम, सहरगेज आंखों वाला सदाम, दिलकश मुस्कुराहट वाला सदाम, सदाम सदाम सदाम। उफ, ये सदाम जहांगीर शाह। बैग पर लेटते ही उसने गर्दन घुमाकर टेबल पर रखी उस अंगूठी को दोबारा देखा। उस शख्स से शादी के बाद उसकी जिंदगी कैसे होगी इस अंगूठी की तरह काबिल रहम और काबिल अफसोस? शायद हाँ, वो सिर्फ उसकी जिद और अना का मामला थी, ना कि मोहब्बत। और जहाँ जिद और अना हो वहाँ मोहब्बत नहीं हो सकती। दरवाजे पर दस्तक की आवाज पर वो जल्दी से उठ बैठी और अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। क्या सद्दाम था? जबरदस्ती की इस मंगनी के बाद मायसा ने ना उसको देखा था और ना ही उसकी तरफ से कोई हुक्म उसके लिए आया था। आ जाए, उसके कहते ही हमें शायद दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। क्रीम कलर का कुर्ता पजामा उसकी सुर्खी माल रंगत पर खूब जच रहा था। एक्चुअली मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, उसके लिए आई एम सॉरी। वरना दामद से सर झुकाए हुए बोला। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। नहीं, ऐसा नहीं कहे। आपकी वजह से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि आपने मेरी हमायत की, मदद की, मेरा भरोसा करें। और इस दिन वो खीर मुझे बहुत पसंद आई थी। उसने मुस्कुराकर उसके एहसास नदामा को कम करने की कोशिश की। जो अब भी वो भी मुस्कुरा दिया। जवाब में वो भी मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट का उस पर ऐसा कोई भी असर न हुआ जैसा असर सद्दाम जहांगीर शाह के मुस्कुराने पर या उसके नजर बढ़ा कर देखने पर होता था। ऐसा लगता था कि पूरे जिस्म में शरारे दौड़ गए हों। एक अजीब सा मैसूर कुन एहसास, और ये एहसास उसे एक जुर्म में कर दे रहा था। क्या वो जालिम शख्स को पसंद करने लगी थी, इस बात से वो भी बिल्कुल अनजान थी। चलो मैं तुम्हें बाग की सैर करवाता हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुमको वहाँ बहुत ही पुरसकून पाओगे। हमी के दावत देने पर उसने उसकी तरफ देखा। उसके अंदाज में एक किस्म की हिचकिचाहट थी। अगर सदाम ने उसको देख लिया तो वो क्या करेगा? उस शख्स का इतना खौफ क्यों था? क्यों हर वक्त उसे अपने सर पर सवार किए रहती थी? वो कोई गलत काम तो करने जा नहीं रही थी कि इतना सोचती। हाँ, क्यों नहीं, मजा आएगा। फातिमा, तुम्हें चलोगी हमारे साथ? दुपट्टा अच्छे से लपेट कर चपल पहनते हुए उसने फातिमा से पूछा। नहीं, आप लोग जाएं, मुझे भी बहुत काम है। उसने सहूलत से मना करने पर मायसा ने सड़क हिलाकर हमीम शाह के साथ बाहर आ गई। आप और सद्दाम एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते? उसे कोई समझ नहीं आ रही थी तो हिचकिचाकर यही सवाल कर दिया। उसके सवाल पर वो धीमा से मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी आंखें उसकी मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रही थी। उसका सवाल का जवाब दिए बिना वो आगे बढ़ गया। मायसा इब्राहिम खान को अपने सवाल पर गुस्सा आया। एक वक्त था जब हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हमारे बीच सुतीले बाइयों वाली दीवार नहीं थी। फिर अचानक ही हालात बदल गए। बाबा की मौत होगी और सद्दाम बड़े होने की वजह से सरदार बनकर बाबा की जगह आ गया। कुछ जिम्मेदारियों का बोझ था, कुछ हमारी किस्मत का खेल। सद्दाम ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिस पर मैं और उस पर गुस्सा हुआ और हमारे बीच नफरत की दीवार आ गई। उसके लहजे में अफसोस था गुजरे सालों का। मायसा उसके बाद कुछ ना बोली। वो उसके साथ राहदारी की उस हिस्से में पहुंची जहां वो दोनों पहली बार मिले थे। उसे हमीम की सारी बातें याद आ रही थी। वो उसे अपने साथ पहाड़ की तरफ आया जहां तरह तरह के फूल कितार दर कितार लगे हुए थे। लंबी सांस लेकर इन फूलों की खुशबू अपने फेफड़ों में उतारती हुई वो उसे 2 कदम आगे बढ़कर सीधे उतर गई। अब वो इस खूबसूरत बाग में थी जहाँ दुनिया चांद के खूबसूरत फूल और मौसमी फलों के पेड़ कितार दर कितार लगे हुए थे। कितना खूबसूरत था ये। चेहरे पर खुशी की चमक लिए वो उसकी तरफ मुड़ी। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें ये पसंद आया। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो झुका और एक गुलाब तोड़ कर उसे पेश किया। किस्मत का खेल ही कह ले कि उसे गुलाब इतना पसंद नहीं था, फिर भी मुस्कुराकर उसका तोहफा कबूल किया। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी बुरी आंखों में खुशी की चमक थी। छोटी बेगम, खाने का वक्त हो रहा है। सद्दाम साहब किसी काम में मसरूफ हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि आपको आपके कमरे में खाना दिया जाए। बाग में घूम फिर कर उसकी खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रही थी कि मुलाजमा ने आकर हमीम शाह की मौजूदगी में नजर झुकावे काफी महजब अंदाज में उसका पैगाम मायसा इब्राहिम खान तक पहुंचाया। उसके हुक्म की तकमील करना मुझ पर फर्ज है। उसने तंजिया अंदाज में सोचा और धीरे से सर हिलाया। वो खौफजदा हो गई।
मुलाजमा के छोटी बेगम कहने पर यानी कि उसकी मंगनी की खबर पूरी हवेली में फैल गई थी, यानी कि उसका शर्मनाक रवैया भी सबके इल्म में आ गया था। उसे शर्मिंदगी से आंखें मिचली ताकि सब भूल जाएं कि इसकी किस्मत उसे एक ऐसे इंसान से बांधे जा रही है जो सिर्फ लफ्जों से ही उसे खौफजदा कर देता है। भूल जाए कि वो बेहिस और जालिम इंसान है जो इसे पूरी तरह से काबू पाने में कामयाब हो गया है। भूल जाए कि उसका मुस्तकबिल उस शख्स की हमराही में काबिल रहम और काबिल अफसोस होने वाला है। मैं तुम्हें खाने से बास नहीं रख सकता, चलो तुम्हारे कमरे तक छोड़ रहा हूँ तुम्हें। हमीम शाह ने उसकी सोचों में मुंतहालत की। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा और सर हिलाकर जबरदस्ती की मुस्कुराहट होंठों पर सजाए इन हजारों बातों को बोलने की कोशिश की जो उसके दिमाग में जगमगटा लगाए बैठे थे। क्या हम इस तरफ से जा सकते हैं? मैंने अभी तक पूरी हवेली नहीं देखी। उम्मीद बड़ी नजर से उसने हमीम शाह की तरफ देखा। उसे इस वक्त अपने घर की शिद्दत से याद आ रही थी। जरूर, क्यों नहीं? हमीम शाह उसकी अंदरूनी हालत को समझता हुआ मुस्कुरा कर बोला और इसीलिए वे दाहिनी तरफ की राहदारी में कदम बढ़ा दिया। वो क्या है? उसने बहते हुए खूबसूरत फव्वारे की तरफ इशारा करके पूछा तो वह नासमझी से उसकी तरफ देखने लगा। वो एक फव्वारा है, उसने काफी संजीदा लहजे में जवाब दिया। कितना जादुई मंजर है ये, मेरी इन गरीब आंखों ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खूबसूरत फव्वारा नहीं देखा था। उसने शरारती अंदाज में कहने पर उसके गाल गुलाबी हो गए थे जिसे देखकर वह जोर से हंसते। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी तो क्या आप मुझे इस फव्वारे के पास लेकर चलेंगे? उसका अंदाज होन शरारती था। माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि आप मुझे काफी परेशान करेंगी खूबसूरती की इस मसनूआत के बारे में ना जानकर। हमीम शाह की शरारती अंदाज में जवाब देने पर उसने मुस्कुराकर हल्की सी धप उसके बाजू पर रसीद गए। अचानक ही उसे तलवार के आपस में टकराने की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर आवाज की सिमत देखा जहाँ सदाम जहांगीर शाह छोटे से उखाड़े में अपने से दुगनी जिसामत के मालिक आदमी के साथ तलवारबाजी कर रहा था। इस वक्त उसके जिस्म पर सिरप ट्रोजर के अलावा कुछ न था। चेहरे और कसरती बदन पर बहते हुए पसीने से साबित होता था कि वो काफी देर से इस तफरी में बिजी था। इस लंबे चौड़े मर्द से वो बिल्कुल भी दबा हुआ नहीं था, बल्कि काफी फुर्ती और चालाकी से उसके हर बार का जवाब दे रहा था। उसके अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो एक हाथी की शक्ल में चूहे से लड़ रहा है। उसने हिफाजती लिबास क्यों नहीं पहना? मायसा ने हमीम शाह से पूछा, इस बात से अनजान के वो इतना क्यों फिक्रमंद हो रही है। उसका ये पसंदीदा खेल है और वो कभी भी हिफाजती लिबास नहीं पहनता। उसे खुद पर बहुत ही भरोसा है। हमीम शाह के जवाब देने पर उसे दोबारा उसकी तरफ देखा जहां वो लंबा चौड़ा आदमी सद्दाम पर लगातार हमले कर रहा था। वो बढ़ती हुई तशवीश के साथ उसे देख रहे थे। कुछ परेशान भी थी कि कहीं उसे चोट न ला जाए, लेकिन सद्दाम ने बहुत ही महारत से अपनी तलवार घुमाई और अगले ही पल वो आदमी उसकी गिरफ्त में बुरी तरह से जबरट रहा था, जबकि उसकी तलवार उसकी पहुंच से काफी दूर थी। एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने सद्दाम जहांगीर शाह के पसीने से शरबो जिस्म का अहाता किया। मायसा इब्राहिम खान दावे से कह सकती थी कि पहली बार उसकी चेहरा मुस्कुराहट से जी देखी थी। उससे पहले कि सद्दाम इस शख्स को पटरी देता, पास खड़े मुलाजिम ने झुककर उसके कान में कुछ कहा। उसने नजर उठाकर हाथों में गुलाब का फूल लिए हुए हमीम शाह के साथ खड़ी हुई मायसा इब्राहिम की तरफ देखा था। मायसा इब्राहिम खान ने उसकी मुस्कुराहट को गुस्से में बताता देखा। खौफ की लहर उसके वजूद में सरायत काट गई। न जाने अब वो क्या करे। उसे अपनी तरफ आता देखकर वो इतनी ज्यादा खौफजदा हुई कि उसके हाथ पूरी तरह से लरज रहे थे। उसके करीब आकर उसकी लाई को पकड़कर इतनी बेदर्दी से ऊपर उठाया कि वो दर्द से करा उठे, जबकि दूसरे हाथ से उसके थोड़े पकड़े उसका चेहरा ऊपर उठाया, उस पर यह जाहिर करने के लिए कि उसके सामने कितनी कमजोर और बेबस है। तुम यहाँ क्या कर रही हो लिटो? एक अनजान शख्स ने एक जान शख्स के साथ मेरी दी हुई अंगूठी की जगह हाथों में गुलाब लिए, जो कि मैं बिल्कुल नहीं दिया। या अल्लाह, अब वो गई काम से। मायसा इब्राहिम ने सद्दाम के बेतासर चेहरे की तरफ देखा। उसका दिल इसके सीने में बुरी तरह से धड़क रहा था। अब वो उस पर चीखेगा, गुस्सा करेगा, उसे तकलीफ देगा, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ, बल्कि उसकी सोचों के बरअक्स उसने उसे गिरफ्त से आजाद कर दिया और उसकी नजरें उठाकर उसकी तरफ हैरानी से देखा। वो मैं बैग की सैर कर रही थी। उसने लदरती हुई आवाज में सर झुकाकर धीमे से कहा। क्या वो सुन रहा था? उसे यकीन नहीं था कि वो उसे सुन रहा था। उसे इस वक्त किसी भी बात का यकीन नहीं था। तब एक लड़का तौलिया लेकर वहां आया। उसके हाथ से तौलिया लेकर सद्दाम अपने चेहरे और जिस्म पर मौजूद पसीने को सुखा रहा था, जबकि मायसा इब्राहिम खान उसके हर हरकत को बागौर देख रहे थे। उम्मीद है कि मेरे भाई ने तुम्हारी बाहिफाजत सैर करवाई होगी, सर्द लहजे में कैद बोलता हुआ वो हमीम शाह की तरफ देख रहा था। बिल्कुल, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी इतनी है जितनी कि तुम्हारे ऊपर। उसकी आंखों में आंखें डाले वो मुस्कुरा कर बोला। क्या तुमने खाना खाया? उसके पूछने पर मायसा इब्राहिम खान ने अपना निचला होंठ दांत तले दबाया था। नहीं, मैं बस जा रही थी। सर झुकाए इस वाक्य को याद करते हुए उसने जवाब दिया जब आखिरी बार उसने इसी बात पर उसके गर्दन पर जहम दिया था। ये तो अच्छी बात है, हम खाना आज छत पर खाएंगे। तुम मुलाजमा के साथ जाओ, वहां मैं तैयार होकर आता हूँ। वो मुस्कुराकर नरमी से बोला, जबकि वो हैरान से उसके पल पल बदलते रूप को देख रही थी। उसका दिल किया कि उसे झंझोड़ कर पूछे कि आखिर वो चाहता क्या है, क्यों वो ऐसा कर रहा है।
क्यों वो उसके साथ अच्छा बनने का ड्रामा कर रहा है। वो उसको जाता हुआ देखती रही। उसके जाते ही एक लंबी सी सांस हवा के सुबह आगे वो खुद का हल्का फुल्का करने लगी। या अल्लाह, क्या था ये सब। ठंडे पानी से नहाता अपने अंदर के सारे गुस्से को भागकर तौलिए से अपने बाल को हुश करता वो बाहर निकला। उसका दिमाग इस वक्त तरह तरह की सोचों का अमा जगह बना हुआ था। वो हमीम के साथ क्या कर रही थी, क्यों थी वो उसके साथ। उसका जवाब बिल्कुल आसान सा था। वो उससे नफरत करती थी। उसके साथ कभी नरमी से पेश नहीं आया था। उसके अंदर सारी खूबियां थी, बस वो अच्छा नहीं था। अब शायद वो वक्त आ गया था कि जब वो उसके लिए कम से कम अच्छा बनने की कोशिश कर सकता था। वो इससे मोहब्बत करता था, लेकिन इस मोहब्बत को और बाकी लोगों की मोहब्बत में बहुत फर्क था। उसकी मोहब्बत आम लोगों की तरह नहीं थी। उसकी मोहब्बत में हाकमियत थी, तो शिद्दत पसंदी थी, अना थी, जुनून था, एक किस्म का पागलपन। अपने बर्ताव पर तब्दील लाकर वो उसे खुद को पसंद करने पर आमादा कर सकता था। बेशक वो उससे इस तरह की मोहब्बत नहीं कर सकती जिस तरह वो उसकी मोहब्बत करता था। अपनी अपनी इन्हीं सोचों में गिरा हुआ शर्ट के बटन लगाता आईने में मौजूद अपनी आंख को देख रहा था। अपने लंबे बाल सलीके से पीछे की तरफ सेट करके अपने चेहरे पर मौजूद खूबसूरत सी दाढ़ी पर हाथ फेरकर इजाजत लेने लगा, जिसकी मर्दाना वजाहत को चार चांद लगा रही थी। उसे एहसास हुआ कि क्यों मायसा इब्राहिम खान हमीम शाह को उस पर फोके देती थी, क्योंकि उसकी दाढ़ी नहीं थी। अपनी सोचों से छुटकारा पाने के लिए वो सर जटता हुआ कमरे से बाहर निकला और टेरेस की तरफ बढ़ गया। टेरेस उसकी पसंदीदा जगह थी। खाना खाने या जरूरी मीटिंग अटेंड करने के लिए वो कभी कभी टेरेस का इस्तेमाल भी कर लेता था। अक्सर अपन बहनों के साथ वो हाली वक्तों में टेरेस पर मसरूफ रहता। उसे याद था कि हमीम और उसने बचपन के कुछ हसीन पल टेरेस पर ही बनाए थे, कुछ ऐसे लम्हे जो बुलाई नहीं बोलते थे। टेरेस से लगाव की एक खास वजह यह भी थी, लेकिन इस वक्त वो मायसा इब्राहिम खान के साथ टेरेस पर वक्त के लिए इसलिए गुजारना चाहता था क्योंकि उसे अपनी माँ की घूरती हुई नजरों से उलझन होने लगी थी। उसकी मौजूदगी में वो उसे जीप पर कभी नहीं देख सकता था। टेरेस पर कदम रखते ही मायसा को उसकी महसूस जगह बैठे हुए देखा, जहाँ वो अक्सर बैठकर अपने गाँव के नजारे देखता था। इस वक्त भी वो उसकी जगह पर बैठी उसके गाँव की खूबसूरती को देख रही थी, खास तौर पर इस नदी को आदमपुर और जमालपुर को अलग करती थी। सफेद कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहने हुए अपने वजूद को उसकी बेपाक नजर से मुकम्मल छुपाए उसकी मौजूदगी से बेखबर बैठी आसपास के मंडल से लुत्फ अंदोज हो रही थी। लंबी बाल ढीली सी चोटी की शक्ल में बांधे हुए उसके दाएं कंधे पर झूल रहे थे। अपने गाँव की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हुआ जा रहा है, खूबसूरत है ना। चेपा मुस्कुराहट खूबसूरत सी मुस्कुराहट से जाए उसकी तरफ कदम बढ़ाता हुआ वो बोला, ये मेरा गाँव नहीं है, लेकिन हाँ खूबसूरत जरूर है। वो जिद्दी लहजे में उसकी तरफ देखकर बोली। उसके जिद्दी अंदाज पर वो मजे से मुस्कुरा दिया। कम से कम एक आदत तो वो दोनों की मिलती थी। मुलाजमों के खाना लगाने के बाद वहां पर मौजूद मुलाजम के इशारे से वो कुछ कहता उसके सामने आकर बैठ गया। मायसा इब्राहिम की आंखें हैरत से फटकी थी जब उस मुलाजम को गिलास में शराब अंडेलते हुए देखा। इस शराब पीने वाले से नफरत थी। उसने हकारत से सर झुका लिया। सदाम जहांगीर शाह एक आजाद हया बंदा था। उसे बाहुबी इल्म था कि शराब उसके मजहब में हराम है, फिर भी उसका इस्तेमाल करता था। वो हमेशा वही चीज इस्तेमाल करता जो बेस्ट होती, और शराब उसकी नजर में बेस्ट चीज थी क्योंकि ये उसे सुकून देती थी, उसकी उलझनों को खत्म करती थी, उसे सोचने समझ की सलाह देती थी। ये सिर्फ उसकी हाम हयाल थी। मायसा इब्राहिम खाना का जायजा ले लेती। हमेशा की तरह आज भी सब्जियों की ही डिशेज थी। शायद यहाँ के लोगों को गोश्त से रगबत नहीं थी। चेहरे पर नापसंदगी लिए उसने थोड़ी सी पनीर की सब्जी अपनी प्लेट में डाली और गर्म चपाती के साथ सर झुकाकर खाने लगे। कल से हमारी शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे। सुस्त रवि से उसे खाता देखकर उसके सर पर बम फोड़ा। मायसा इब्राहिम खान ने हैरानी से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। कैसे? वो बहयाली से बोले। क्या मतलब कैसे? जैसे अमूमन शादियां होती हैं वैसे ही, पहले नकाह फिर वलीमा। तुम्हारे गाँव शादी कुछ अलग तरीके से की जाती है। वो उसकी हालत से महसूस होता हुआ शरारत से बोला। नहीं। उसकी बात पर वो सूरज चिड़ा हुए नफी में सर हिलाने लगे। बहुत हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ मायसा इब्राहिम, तुम अपनी शादी कभी नहीं बोलोगी। उसके बारी लाजबे कहने पर उसने अपना निचला होंठ दांतों दबाया था। ऐसा ना किया करो, तुम्हारी ये अदा मुझे पागल बना देती है। हाथ बढ़ाकर उसका निचला होंठ दांतों की गिरफ्त से आजाद करके उसे अपने अंगूठे से नरमी से सिलाता हुआ बोला। माता इब्राहिम खान ने सांस रोके हुए हैरानी से उसकी इस हरकत को देखा। आप शराब क्यों पीते हैं? ये हराम है। उसे मुझसे हटाते हुए वो बोली तो वो कहकर लगा कर हंसिया। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है? उसके पूछने पर नफी में सारी लागी। हाँ, उसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेहिस जो ठहरा। अगर मैं शादी से इनकार कर दूं तो? वो उसका जब्त आजमाने के लिए बोली। क्या कहा? अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह हल्का हल्का गुस्सा था। शायद वो जब्त करने की कोशिश कर रहा था। उसके आगे एक लफ्ज भी मत बोलना मायसा इब्राहिम खान। उसके लहजे के साथ ही पर उसने खुद को सर्जिश की। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, कभी भी नहीं। अगर मैं शादी से इनकार कर दूं तो फिर कैसे शादी होगी? हाथ में पकड़ी हुई रोटी को प्लेट में रख कर बहुत को बोलने से बात ना रखे। तुम इनकार नहीं कर सकती। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन इतनी वहशियाना थी कि वो लजर कर रह गई।
क्यों नहीं कर सकती मैं? आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी ज़िंदगी, मेरा घर, मेरी खुशियाँ, मेरा सब कुछ। अब आप मुझसे मेरी आवाज़ भी छीनना चाहती हैं? नहीं, कभी भी नहीं। मैं आपको कामयाब नहीं होने दूँगी। गुस्से से कहती हुई वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसके बागियाने अंदाज़ पर वो भी गुस्से से खोलता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसकी काली आँखें और भी स्याह हो गई थी। ओह खुदाया! गुस्से से खोलता हुआ वो आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़कर उसे टेरेस की रेलिंग पर झुका दिया। खौफ से मासा इब्राहिम खान की चीख निकल गई। उसने नज़रें घुमाकर नीचे की तरफ देखा। उसका अमूमन पूरा जिस्म रेलिंग के दूसरी तरफ ही झुका हुआ था। इतनी ऊंचाई पर वो सिर्फ उसके रहमो करम पर थी। अगर वो चाहता तो एक झटके में उसे नीचे फेंककर सारा किस्सा ही खत्म कर देता। उसके दोनों कंधों को मजबूती से थामे वो खौफ से कांप रही थी। मैं तुम्हारे साथ जितना अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ, इतना ही तुम मुझे अपनी हरकतों से जिज करती हो। एक बार कान खोलकर सुन लो मेरी लिटिल डॉग, चाहे तुम अपने से प्यारे हमीम के साथ जिंदगी गुजारने के कितने ही हसीन ख्वाब देख लो, होगी तो तुम सिर्फ मेरी ही। आगे समझ, बाज आ जाओ अपनी इन बचकाना हरकतों से, वरना मैं तुम्हारी इतनी बुरी तरह से पेश आऊंगा कि तुम तो क्या, तुम्हारी हमीम के भी होश ठिकाने आ जाएंगे। सर्द और बेतासुर लहजे में कहता वो आगे की तरफ झुका, अपने होंठ उसके कान से लगाकर मजीद बोला, और तुम जानती हो मैं अपनी बात का कितना पक्का हूँ मायसा इब्राहिम खान। उसका बाजू बेदर्दी से दबाता हुआ झटके से उसे आगे की तरफ खींचा। मायसा इब्राहिम की आंखें दर्द और जिल्लत से डुबडुबा गई। तमसहाना अंदाज में उसे आंसू बहाता हुआ देख कर पीछे की तरफ बढ़ता वह मुड़ा, उसे सिसकता हुआ अकेला छोड़कर वहां से चला गया।